हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम उसी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम पेपर को सॉल्व करेंगे 2022-23 वाला, और हम स्टार्ट करेंगे विद सेक्शन डी। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन डी, ई एंड एफ। सेक्शन डी आपका 4 मार्क्स ईच कंसिस्ट करता है, और सेक्शन ई जो है वो आपका 6 मार्क का एक ही क्वेश्चन कंटेन करता है, और जो आपका सेक्शन एफ है वो 2 केस स्टडीज कंटेन करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर ए। डिस्क्राइब द मॉडल विद स्टेट दैट इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व द थ्री इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। तो यहाँ पर आपको ये मॉडल एक्सप्लेन करना है चैप्टर 1 में से, और ये बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, आपका पास मॉडल है। तो आपको पूरा पास मॉडल इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है जो भी वो मॉडल था, किसने डेवलप किया था, उसको क्या कहते हैं, 3 न्यूरो डेवलपमेंटल फंक्शनिंग्स क्या क्या है, इंटरडिपेंडेंट जो रहती है बेसिकली, अराउजल, अटेंशन, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव एंड लास्ट प्लानिंग। ठीक है, आप ये कर सकते हो, या फिर एक और इसकी ऑप्शन में है, चॉइस के लिए दे रखा है। इसके अंदर बताना है द कल्चर एनवायरमेंट प्रोवाइड अ कंटेक्स्ट फॉर इंटेलिजेंस टू डेवलप, हाउ डज द रोल ऑफ कल्चर इन्फ्लुएंस अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले कल्चर की डिफिनेशन एक्सप्लेन करोगे, देन फिर कल्चर के बारे में जो जो नेचर था उसका उसको एक्सप्लेन करोगे रिगार्डिंग टू इंटेलिजेंस। देन फिर आपको रोल बताना है कल्चर का कैसे इन्फ्लुएंस करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस। तो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रल बताओगे, और साथ में जो फेसिएट्स है आपके इंटीग्रल के उनको भी एक्सप्लेन करोगे, बिकॉज ये 4 मार्कर्स है, तो आपको थोड़ा ज्यादा ही एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 29th बेसिकली जो क्वेश्चन है वो कार्ल यूंग की थ्योरी से है कि स्टडी फाउंड दैट 1/3 ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन एट एज 6 आर अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। तो ये जो लाइन बोल रहे हैं बेसिकली आर्कीटाइप्स को दिखा रही है। इवन थ्रो इट इज रेयर टू इनकाउंटर स्नेक्स इन ब्रिटिश आइसलैंड्स, द चिल्ड्रन हैड नेवर come in contact with snakes in a traumatic situation, but snakes still generated an anxious response. How would Carl Jung's theory of personality explain the same? Throw some light on his theory. तो ये 4 मार्क्स का है, और इसके अंदर प्रॉपर कार्ल यूंग की थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। सो आप इसमें ये बता सकते हो कि जो कार्ल यूंग की थ्योरी है, उन्होंने अपने एम्स एंड एस्पायरेशंस पर फोकस किया। इनकी थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी को बेसिकली एनालिटिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। और आप इसको ये जो स्टडी है ना, इससे रिलेट कर सकते हो कि स्टडी आर्केटाइप्स को दिखा रही है, और आप भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी कुछ उसमें था आर्केटाइप्स के बारे में, प्री मॉडल इमेजेस के बारे में, यूनिटी के बारे में, विजडम के बारे में, जो भी कुछ था आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 30th क्वेश्चन का ए पार्ट। 30th क्वेश्चन का ए पार्ट दे रखा है टू डील इफेक्टिवली विद एनवायरमेंट द इंडिविजुअल्स मस्ट पोसेस द राइट लाइफ स्किल्स, एक्सप्लेन एनी 4 ऑफ दीज लाइफ स्किल्स। अब ये 4 मार्कर्स हैं, और आज मैं 100% गारंटी से बोल रही हूँ आपके चैप्टर नंबर 3 में से लाइफ स्किल और स्ट्रेस मैनेजमेंट हमेशा आया है और आएगा भी। तो इसको अच्छे से आप करके जाना। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज इसे करके जाना। ठीक है, तो लाइफ स्किल्स इसमें कौन कौन सी आपको इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई 4 कर लो, जैसे कि सेल्फ केयर, टाइम मैनेजमेंट, असर्टिवनेस, ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। ठीक है, सो कोई भी 4 लाइफ स्किल। बट अगर पॉइंट वाइज समझा रहे हो, पॉइंट वाइज ही समझाना, हर एक आंसर को पैराग्राफ में आंसर मत देना, पॉइंट वाइज अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो प्लीज ये ध्यान रखना हर एक पॉइंट का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 या 5 लाइन उसका डिटेलिंग होनी चाहिए, डिटेलिंग इतनी ही होनी चाहिए हर एक पार्ट की। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूड जरूर कर देना। इसका जो बी पार्ट है वो देख लेते हैं। Many elements like hypertension, ulcers, etc. could be stress related. To prevent this from happening, we need to be aware about stress management techniques. Explain any 4 of these techniques. तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन टेक्निक, कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको एक्सप्लेन करनी है, वो भी 4। तो इसमें आप पहले रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन प्रोसीजर, बायो फीडबैक, सीबीटी, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, कोई भी इनमें से 4 आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया हर एक पॉइंट कम से कम पूरा कंटेंट जो है उसका कवर होना चाहिए उसमें, चाहे वो 4-5 लाइन में एडजस्ट ना करो, 6-7 लाइन लग जाए, बट अच्छे से इसकी ब्रीफिंग होनी चाहिए। 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। An 8-year-old child is showing aggressive and disruptive behavior in the class. As a student of psychology, what techniques would you suggest to help modify the child's behavior? तो यहाँ पर एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी कौन सी टेक्निक्स इसमें आ जाएगी? इसमें टेक्निक्स आ जाएगी नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, टोकन इकोनॉमी और डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट। ठीक है, और ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, वही आपको बिहेवियरल टेक्निक्स एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वापस अपने सेक्शन नंबर मतलब नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है ई। सेक्शन नंबर ई जो है वो एक ही क्वेश्चन कंटेन करता है, बट वो दोनों में चॉइस होती है, आपको जो सा सुटेबल लगे आपको वो करना है। तो ये चैप्टर 2 में जो दे रखा है, सबसे पहला इसका ए पार्ट है, अ नंबर ऑफ थ्योरीज हैव बीन यूज्ड टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी, डिस्कस हाउ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कैटेगराइज पीपल इनटू पर्सनालिटी टाइप्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो सिंस एंशिएंट टाइम्स तो आपको हिपोक्रेट्स से स्टार्ट करनी है टाइप अप्रोच, और आपको कहाँ तक समझानी है, प्रॉपर वो जो था ना आपका लास्ट में टाइप ए टाइप बी, वहां तक समझानी है, टाइप डी तक। तो यहाँ पर 6 मार्क्स में पूरी टाइप अप्रोच अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बी सेकंड पार्ट, इसको जो चॉइस में दे रखा है वो है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड इंडिविजुअल्स अवॉइड एंग्जाइटी बाय यूजिंग मैकेनिज्म्स दैट प्रोटेक्ट द ईगो बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। तो व्हाट आर दीज मैकेनिज्म कॉल्ड? इन मैकेनिज्म्स को क्या कहा जाता है जो आपकी रियलिटी को खराब कर देता है? इन मैकेनिज्म्स को हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट काइंड्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आप इसमें डिफेंस मैकेनिज्म की काइंड्स एक्सप्लेन कर सकते हो, इनको कहा जाता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। और इसमें काइंड्स आप रिप्रेशन, डिनाइल, प्रोजेक्शन, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें लिख सकते हो। ये भी क्या है, 6 मार्कर्स है। 6 मार्कर्स 4 मार्कर्स, अभी भी फिर से कह रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है उन क्वेश्चन में। अगर आप चाहते हो आपके एक भी मार्क्स कटना हो तो फुल ब्रीफिंग की जरूरत है। ठीक है, माइंड मैप्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, खुद के पढ़ने के लिए, पेपर में नहीं, खुद के पढ़ने के लिए बनाओ, ताकि आपको वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कंसेप्ट की। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर एफ, और ये केस स्टडी क्वेश्चन है, 2 केस स्टडी है, मैं केस स्टडी 1 रीड कर रही हूँ।
Mohsen, a 6-year-old boy, has difficulty in feeding and dressing himself, but training from his parents has helped him to be a little independent. He faces trouble making friends outside his family and has difficulty in dealing with people in social situations. His parents are always worried about him and are aware that he needs consistent level of supervision in daily tasks. Mohsin brothers understand his needs and what he says, but it is difficult for his peers to understand him as he lags behind them in communication and language skills. ठीक है. Throughout Mohsin's journey, psychologists and health workers focused on engaging his family in meaningful future planning using a variety of strategies and resources. This included offering them ongoing and timely information and assisting the family to understand and connect to resources. So basically ये केस स्टडी मोहसिन की है और मोहसिन एक बच्चा है 6 साल का जिसको बहुत प्रॉब्लम है फीडिंग और ड्रेसिंग करने में अपने आप को. वो फ्रेंड्स नहीं बना पाता, वो डील नहीं कर पाता इन सोशल सिचुएशन, उसकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स बिल्कुल पुअर है. ठीक है, वो दूसरों को नहीं समझ पाता बेसिकली. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछता है आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर मोहसिन एग्जिबिटिंग. तो बिल्कुल समझ में आ रहा है बिकॉज उसको डे टू डे लाइफ में जो बिहेवियर है उसको अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, डिफिशिएंट है इन अडॉप्टिव बिहेवियर. 6 साल का बच्चा है तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. और मोहसिन जो एग्जिबिट कर रहा है वो है उसका इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी. ठीक है, डिसऑर्डर वो एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर, मतलब मोहसिन एग्जिबिट कर रहा है सिम्टम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. राइट, अब ये कैसे डिफर करता है किससे? ऑटिज्म से, एएसडी से. तो आप इसमें बता सकते हो ये एएसडी से कैसे डिफर कर रहा है. ठीक है, आप इसमें ये बता सकते हो कि ये एएसडी से ऐसे डिफर कर रहा है क्योंकि जो एएसडी है वो बेसिकली स्पीच इंपेयरमेंट को दिखाता है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपकी बहुत सारी चीजें दिखाता है जैसे कि डेफिशिएंट एंड अडॉप्टिव बिहेवियर ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड दिखाई देने लग जाती है और साथ में बच्चों का आईक्यू बिलो 70 होता है. इसका बी ऑप्शन क्या है? हाउ आर सिम्टम्स दैट मोहसिन एग्जिबिटिंग डिफरेंट फ्रॉम अ मोर सीवियर फॉर्म ऑफ दैट डिसऑर्डर. तो द सिम्टम्स दैट मोहसिन एग्जिबिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मोर सीवियर का मतलब यहाँ पर क्या है, इसमें जैसे है ना यहाँ लिखी हुई है लाइन पियर अंडरस्टैंड हिम एज ही लैग्स बिहाइंड देम इन कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स. तो ये बेसिकली किसको दिखा रहा है? आपकी मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को दिखा रहा है. तो वो भी आप इसमें डिग्रीज पूछिए बेसिकली कि जो सिम्टम्स हैं मोहसिन के वो बहुत सीवियर कैसे हो सकते हैं. तो यहाँ पर सीवियर फॉर्म बताना है उसका, तो इसमें मॉडरेट जो डिग्री बताई हुई है इसमें मोहसिन की उसको एक्सप्लेन करना है ये लाइन को. ठीक है जी, जो हमने पढ़े थे ना 4 टाइप्स होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, प्रोफाउंड, सीवियर, मॉडरेट और एक और था. तो मॉडरेट वाला यहाँ पर आएगा बिकॉज ही इज लैग बिहाइंड इन कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स. ऑलराइट, ओके. क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोहसिन डिसऑर्डर व्हाट डू साइकोलॉजिस्ट रेफर टू क्लासिफाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन बतानी है DSM-5 और ICD-10 में. 2 मार्कर्स है, इतना सारा नहीं लिखना बट एक पूरा आपको ओवरव्यू देना है इसका. तो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? ताकि हम डेवलपमेंटल मेंटेनेंस कर पाए डिसऑर्डर को, कम्युनिकेट कर पाए विद क्लाइंट्स के साथ, है ना, और अंडरस्टैंड कर पाए डिसऑर्डर्स को, इसलिए. और DSM-5 और ICD-10 में डिफरेंस क्या है? DSM-5 डेवलप करी थी, अंडर पब्लिश हुई थी APA के, और ICD-10 WHO के. DSM-5 में एब्सेंस और प्रेजेंस बताया जाता है कि पर्टिकुलर डिसीज का क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और ICD-10 में आपका मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ देते हैं. केस स्टडी नंबर 2. When Shrikant Bola was born, neighbors in the village suggested that his parents smother him. It was better than pain they would have to go through their lifetime. Some said he is useless baby without eyes. Being born blind is a sin. Others added. 23 years later, Shrikant is standing tall, living by his conviction that if the world look at me and say, Shrikant, you can do anything. But I look back at the world and say, I can do anything. Shrikant is a founder and CEO of Hyderabad-based Volent Industries, an organization that employ uneducated and challenge employees to manufacture eco-friendly, responsible consumer packaging solution, which is worth rupees 50 crore. He considered himself the luckiest man alive, not because he is now a millionaire, but because his uneducated parents who earn 20,000 a year did not heed any of the advice they receive and raise him with the love and affection. They are the richest people I know, says श्रीकांत. तो बेसिकली श्रीकांत बोला की कहानी है, जो पैदा ही ब्लाइंड हुआ था, लोगों ने कितना सारा ताने कसे, बट उसने ये कहा लास्ट में कि जब लोग मुझे ये कहे श्रीकांत यू कैन डू नथिंग, मैं दूसरे लोगों की तरफ देखूं और मैं बोलूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1. फिर बाद में CEO बना वो हैदराबाद बेस्ड वॉलेंट इंडस्ट्रीज का, और वो इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चर करता था. बेसिकली 50 करोड़ उसकी वर्थ थी. ठीक है, और जहां उसके पेरेंट्स वो लकीएस्ट पर्सन मानता था, जहां उसके पेरेंट्स 20,000 ईयर कमाते थे, फिर वो बड़ा हुआ और इतना बड़ा आदमी बना उनके लव एंड अफेक्शन से ही. तो क्वेश्चन नंबर 35. तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 क्या है? वी कैन सी दैट श्रीकांत हैज द एबिलिटी टू अडॉप्ट शेप एंड सेलेक्ट द एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. तो ये जो लाइन है ये एक्सप्लेन करती है आपकी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को, क्योंकि ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की लाइन है. दैट वुड बेस्ट सपोर्ट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ श्रीकांत इंटेलिजेंस. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि श्रीकांत एग्जिबिटिंग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बिकॉज ही इज द एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंट. ठीक है, डील विद प्रैक्टिकल सेंस. ठीक है, उसके अंदर एक बिजनेस सेंस है. ठीक है, और आप पूरा एक्सप्लेन करोगे कि ही हैज अ बिजनेस सेंस, ही इजीली अडॉप्ट टू देयर एनवायरमेंट. ठीक है, अडैप्टेशन अच्छा है, शेपिंग अच्छी है, सिलेक्टिंग अच्छी है उसकी एनवायरमेंट की तरफ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36. श्रीकांत इज स्टैंडिंग टॉल, लिविंग बाय हिज कन्विक्शन दैट इफ द वर्ल्ड लुक्स एट मी एंड से श्रीकांत यू कैन डू एनीथिंग, आई लुक back at the world and say I can do anything. According to Gardner's multiple theory of intelligence, which kind of intelligence explain this? तो आप लिख सकते हो कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस शो करता है, बिकॉज इंट्रापर्सनल को क्यों खुद को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, वो क्या है? इट रेफर्स टू नॉलेज ऑफ वंस इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल लिमिटेशंस. ठीक है, वो उसको यूज करके अपनी नॉलेज को एक्सिबिट कर पा रहा है, और साथ में उसके पास एक एक्सिस्टिंग और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए भी सेंस है. तो काइंड ऑफ सेंस वो जनरेट कर रहा है. तो गार्डनर की थ्योरी में से ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एक्सिबिट कर रहा है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. आपको पसंद आई होगी आई होप ये वीडियो. एंड लास्ट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, और ये वीडियोस पसंद आई तो बहुत सारे कमेंट भी कर देना. एंड मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट साइकोलॉजी बोर्ड एग्जाम पेपर लेके 2021 टू 22 का टर्म 2. सो उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.